मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा सर शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है सर। अभी अभी आपको जोड़ने का मकसद यही था कि ये तो अमेरिका और चीन के बीच में जो टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये तो मतलब कोई भी पीछे हटने को, बैक ऑफ करने को तैयार ही नहीं। अब देखिए, कुछ समय पहले चीन ने कहा कि आप हम पे टैरिफ लगाएंगे, ये लीजिए हम एडिशनल टैरिफ लगाते हैं, 125% लगा दिया अमेरिकी उत्पादों पर। सर, इसका ये खत्म कब होगा? मतलब अब ये बात हो गई है ना, हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट। तो अब क्या होना है इसमें? कौन रुकेगा, कौन झुकेगा, या अभी ये और बढ़ने वाला है? ये बहुत आपने सबसे अहम बात में जी जो है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट। तो ट्रंप ब्लिंक करेंगे, जी जिनपिंग करेंगे, या यूएस बॉन्ड मार्केट ब्लिंक करेगा। वेडनेसडे को जो ट्रंप ने रिवर्सल ऑफ पॉलिसी किया, क्योंकि यूएस बॉन्ड मार्केट डिसरप्ट हो रहा था, और अगर नहीं करते उस शाम तक फेड को हस्तक्षेप करना पड़ता, बहुत बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन जरूरत पड़ सकता था, क्योंकि वो बॉन्ड मार्केट लॉक जैम हो रहे थे। तो अब इसमें क्या है कि एक लेवल के बाद कुछ मायने नहीं रखता है। और चाइना का अगर आप पढ़ें उनके फॉरेन मिनिस्ट्री का वक्तव्य, उन्होंने कहा इसके बाद अगर यूएस बढ़ाता भी है तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इससे ज्यादा बढ़ाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो लेवल्स थे उस पर भी यूएस इंपोर्ट्स का कोई मायना नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा हो जाता है हमारा भी माल, उनका भी माल। तो एनीवेज ट्रेड खत्म हो चुकी थी। तो ये उन्होंने इतना कहा नहीं, बट हमें कैसे देखना है, सिंबॉलिक है कि ठीक है आपने किया, हम क्योंकि हमने प्रण लिया है कि अंत तक हम लड़ेंगे, तो इसलिए हमने 84 से 125 कर दिया। बट साथ में ये भी कहा अब इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रंप आज शाम को हमारे टाइम शाम को अभी उठेंगे एक आध घंटे में, तो वो बोलेंगे अच्छा मेरे पे लगाया, अब मैं 200 कर देता हूं। तो इसका अभी मायने नहीं रखता है, डीकपल हो गया। और यही दिख रहा है जो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट है, चाइनीज फैक्ट्रीज में सुनने को आ रहा है कि वर्कर्स को बोल रहे हैं आप मत आइए, उत्पादन काट रहे हैं। दूसरा, जो शिपिंग लाइंस हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं कि ट्रांस पैसिफिक जो शिपिंग होता है चाइना से अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को, वो बहुत गिर गया है, कंटेनर्स नहीं बुक किए जा रहे। तीसरा, जो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट के पोर्ट्स हैं वहां पे काम काज ठप हो रहा है बड़ी तेजी के साथ। तो अमेरिका को भी 500 बिलियन का कोई सप्लायर ढूंढना पड़ेगा जो 500 बिलियन का सामान वो लेते हैं। अब वो सप्लायर तैयार है कि नहीं, कोई है दुनिया में ऐसी क्षमता वाला, वो तो अभी पता नहीं कैसे होगा। बट ओवरऑल इकोनॉमीज तो डीकपल हो गए, जो लेवल्स ऑफ टैरिफ आ गए थे। अब सेकंड ऑर्डर इफेक्ट आ रहे हैं, डॉलर गिर रहा है, अमेरिकन फ्यूचर्स बड़े धीरे धीरे कदम उठा के ग्रीन में आए थे, फिर से रेड में चले गए, यूरोपियन बाजार गिरने लग गए। तो माहौल बिगड़ता है, माहौल बिगड़ा है और माहौल बिगड़ता है। और आगे भी अब ये लग रहा है कि जो पोजीशंस है नेहा जी, वो हर एक की बहुत सुदृढ़ हो रही हैं, तो वो फिक्स्ड हो रही हैं पोजीशन। जी जिनपिंग अगले हफ्ते एशियन कंट्रीज के दौरे पे जा रहे हैं, वियतनाम, मलेशिया वगैरह के, कंबोडिया को मिलेंगे जाके। तो चाइना भी कोशिश करेगा कि उनका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बन जाए जिसके अंदर वो ट्रेड करें, और यूएस भी कोशिश करेगा कि आप या तो मेरे साथ हैं या चाइना के साथ हैं। इस तरह के भी आपको डिक्टेट्स आते हुए दिख सकते हैं। वो होगा जो थर्ड ऑर्डर इफेक्ट आना शुरू होगा। और बग्गा सर, जैसा कि आप बात भी कर रहे थे कि चीन इसके बाद अब यहाँ से होल्ड करेगा और ज़्यादा कुछ इसको तवज्जो नहीं देगा, बयान भी उनका ऐसे ही निकल कर आया कि वो इसके बाद इसको इग्नोर करेंगे अगर अमेरिका वापस से इस पर जवाबी कार्रवाई करता है। तो आपसे समझना चाहेंगे सर, अगर चीन इस पर दोबारा अब कुछ रिएक्शन नहीं देगा तो क्या कुछ ऐसे कार्ड्स हैं अभी भी जो कि चीन अभी भी ज़्यादा प्ले नहीं किया है, कुछ कार्ड्स क्लोज करके रखे, आप ओपन करेंगे और अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ से थोड़ी शिफ्ट होती हुई उनकी नज़र आएगी? जी बिल्कुल, देखें आप वो क्या कर रहे हैं। जी जिनपिंग की सोच यही है कि जो माल जाता है चीन से, कंज्यूमर भी है और इंटरमीडिएट गुड्स भी हैं, जो अमेरिका के फैक्ट्रीज फिर उसको फाइनलाइज करके जो $2 ट्रिलियन का जो अमेरिका का एक्सपोर्ट्स है गुड्स का, उसमें भी चीन का काफी बड़ा हिस्सा रहता है। तो सप्लाईज अगर रुक जाएंगे उनके ऑटोमोबाइल कंपनियों को, उनके हैवी इंडस्ट्रीज को, बाकी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वाली कंपनीज को, इंटरमीडिएट गुड्स भी अगर रुक जाते हैं चीन से,
तो काफ़ी नुकसान हो सकता है अमेरिकन इकोनॉमी को। तो अब चीन वेट आउट करेगा। उन्होंने अपने आवाम को यही कहा है। बहुत उन्होंने विप अप किया है एंटी यूएस सेंटिमेंट लोकली, और कहा है कि आप दर्द के लिए तैयार रहिए, बी रेडी फॉर पेन, और ये देश हित के लिए आपको करना है, नेशनल इंटरेस्ट के लिए करना है ये पेन, और ये जंग है एक ग्लोबल बुली के अगेंस्ट। तो इस तरह से वो विप अप कर रहे हैं पैशंस को। नुकसान तो चीन को भी होगा ज़रूर। $500 बिलियन छोटा अमाउंट नहीं है, बट फिर भी वो भी 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, यूएस 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो उस माहौल में देखें, उस संदर्भ में देखें अगर, तो दोनों के लिए पचा पाना आसान रहेगा। बट अमेरिका के लिए क्या है कि एकदम से सामान की जो शॉर्टेज होगी उसको कैसे भरपाई करे। तो भारत जैसे देश, बांग्लादेश, मेक्सिको, वियतनाम, मलेशिया, यहाँ से देखेंगे कि सामान आ सके। कुछ तो सामान ऐसा है जो चीन ही बनाता है, जैसे फर्नीचर वगैरह अब 80% दुनिया का चीन में बन रहा है। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो गए, ये सब हो गए, भारत में क्षमता नहीं है बढ़ाने की। एपीआईज जो है उसको 80-85% चीन कंट्रोल कर रहा है। तो वो सब का क्या होता है ये इंटरेस्टिंग रहेगा। आई एम श्योर चाइना का बहुत डीप एक प्लेबुक होगा तैयार, इसको आगे कैसे खेलना है, और आगे आगे पता लगेगा। आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे कि कितना ग्लोबल कैपेसिटी का कितना हिस्सा चीन के पास पड़ा है, जो सामान वो अमेरिका को भेजते हैं। ऐसे गाड़ियां तो नहीं जाती, चीन की ईवीज नहीं बिकती थी पहले भी अमेरिका में, तो उनके ऑटो सेक्टर को कुछ नहीं, बट ऑटो पार्ट्स ज़रूर जाते थे, केमिकल्स ज़रूर जाते हैं, दवाइयाँ का जो इंग्रेडिएंट्स है, बेसिक लेवल इंग्रेडिएंट्स है, वो ज़रूर जाते हैं। और सारा कंज्यूमर यूएस का बहुत बड़ा हिस्सा चीन के पास है। टेक्सटाइल हो गया, ड्यूरेबल्स हो गए, सामान हो गया घर का, इस सब में चीन का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो थोड़ा स्टडी करेंगे। आईफोन में तो जैसे खबर आ रही है कि 6 टन ये 1.5 मिलियन आईफोन्स अमेरिका एप्पल ले गया भारत से बनवा के पिछले कुछ दिनों में। तो उन्होंने तैयारी कर ली है आईफोन की। तो ये वेयरहाउस हुआ है सामान। वॉलमार्ट ने भी बहुत बड़े स्तर पर इन्वेंट्री बिल्डअप की हुई है, तो ऐसे ही बाकी रिटेलर्स ने भी। तो एकदम से असर नहीं आएगा, असर दिखने लग जाएगा जब वो इन्वेंट्री खत्म होने लग जाएगी। और फिर क्या होता है, तो चीन ये कोशिश करेगा यूएस पे आर्थिक दबाव रहे कि उनकी कीमतें बढ़े, वहाँ पे स्केर्सिटी हो। अमेरिका ट्राई करेगा कि चीन में नौकरियां जाएं और उसके कारण सोशल अनरेस्ट हो और दबाव पड़े चीन के ऊपर कि वो समझौते के लिए आए। तो दोनों तरफ से दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर जो अमेरिका है और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो चीन है, इन दोनों में जंग है। और अब पूरा विश्व देख रहा है, और इनको ये भी दबाव भी डालेंगे देशों पे कि आप हमारे साथ हैं या हमारे विरुद्ध हैं, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो इस तरह का भी दबाव बाकी देशों पे ये दोनों डालेंगे। भगत सर, ये एक चीज़ बताइए, अभी वैसे तो आपने बताया कि किस तरह के मौके हैं या नहीं हैं भारत के लिए इन दोनों बड़ी इकोनॉमीज़ की लड़ाई के बीच, लेकिन 2-3 बड़े फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक तो कच्चे तेल का सस्ता होना, दूसरा डॉलर इंडेक्स का 100 पर आना। क्या ये 2 फैक्टर्स काफ़ी हैं जिसके दम पर हम यहाँ से एक सस्टेन्ड ग्रोथ दिखा सकते हैं एफआईआईज के वापस आने के लिए? क्या अब आपको लग रहा है कि पृष्ठभूमि यहाँ से सेटल होती हुई दिखाई देगी, या अभी भी हमारे लिए, हमारे मार्केट्स के लिए चैलेंजेस बाकी हैं? देखिए नेहा जी, क्यों आ रही है मंदी, ये पॉलिसी ड्रिवन है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा वायरस आया है, या 2008 की तरह का ओवर लेवरेज है, या 2000 की तरह का .com काइंड ऑफ मेनिया है, या 2013 का टेपर टैंट्रम है। ये क्यों आ रहा है मंदी? ये पॉलिसी के कारण आ रहा है। तो अब क्या हो रहा है, इसके सामने रिस्क ऑफ हो रहा है। जब रिस्क ऑफ होता है तो सेफ हेवन में भागते हैं लोग, और सेफ हेवन ट्रेडिशनली होता था यूएस ट्रेजरी, सबसे बड़ा $29 ट्रिलियन का वही मार्केट है, तो वहां पैसा
पहले जाता है, फिर सोना हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, येन हो गया। अब हम देख रहे हैं स्विस फ्रैंक येन तो 3-3% बढ़ गए डॉलर के सामने। सोना ऑल टाइम हाई पर है, जबरदस्त खरीदारी हो रही है सोने की इंटरनेशनल मार्केट में, बट यूएस ट्रेजरी से पैसा निकल रहा है। और वो जब निकलना शुरू हुआ, जब आर्बिट्राज उसका कम हुआ, फ्यूचर्स और कैश के बीच में बेसिस ट्रेड का जो बेसिस है वो जब अटक गया, तो हमने देखा कि बहुत भारी भरकम हेज फंड्स की बिकवाली शुरू हो गई यूएस ट्रेजरीज में। तो अभी रिस्क ऑफ सेंटिमेंट में तेल गिरे या कमोडिटीज गिरे, हाँ हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो उसके चलते इकोनॉमी को लाभ जरूर मिलेगा। स्टॉक्स को क्या लाभ मिलेगा? स्टॉक्स को लाभ तब मिलता है जब फ्लोज आए। फ्लोज अभी आ नहीं रहे, और डॉलर गिरेगा, डॉलर 92-93 में भी पहुंच जाएगा। डॉलर इंडेक्स 100 को तोड़ा है आज, और नीचे आएगा। बट ये जो आ रही है इशू, ये रिस्क ऑफ से आ रही है। तो जैसे 2008 आप याद करें, जब रिस्क ऑफ आता है, तेल भी बहुत गिर गया था, सब कुछ गिर गया था, भारत में प्रॉब्लम नहीं थी, हम फिर भी 5.5% ग्रो किए उस साल, बट हमारा मार्केट कहीं नहीं गया। तो मार्केट इंटरकनेक्ट हो जाता है पोर्टफोलियो फ्लोज से, और वो रिस्क ऑफ जब आता है तो हमारा मार्केट भी उससे जरूर इम्पैक्ट होता है। कम इम्पैक्ट होगा क्योंकि ना हमारा लेवरेज है, ना हमारा इतना कुछ लिंकेज है उस ट्रेड के अंदर। हमारा जो यूएस के साथ एक्सपोजर है बहुत छोटा है, और 10% 15% मिल भी जाए टैरिफ तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, पचा लिया जाएगा। तेल से बेनिफिट है, जरूर है, और वो जीडीपी और इन्फ्लेशन दोनों पे आता है, बट रिस्क ऑफ होते हुए अभी पैसा आना मुश्किल है। तो अगर ये साल की शुरुआत होती और डॉलर गिर रहा होता विद जो सेंटिमेंट है वैसा ठीक होता, तब हम कहते और 2 महीने में पैसा आया कि आया भारत के अंदर, इमर्जिंग मार्केट में आ जाता है, और बहुत स्ट्रॉन्ग इनवर्स कोरिलेशन रहता है। डॉलर गिरता है तो ईएम फ्लोज शुरू हो जाते हैं, वो कैरी ट्रेड रिवर्स में भी चलना शुरू हो जाता है। अभी क्या है, अभी कंजर्व कर रहे हैं कैपिटल सब, क्योंकि कल का पता नहीं, और दूसरा क्योंकि पॉलिसी के कारण है, ये कोविड वगैरह नहीं जिसको कई महीने कई साल लग गए ठीक होते हुए। पॉलिसी बदली जा सकती है एक सिग्नेचर के साथ, तो इसलिए बिजनेस सेंटिमेंट खराब, कंज्यूमर सेंटिमेंट खराब, और इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी खराब हो गया। इसलिए हम कहते हैं रिस्क ऑफ आ गया है। उस माहौल में पैसा लौट के नहीं आता है अक्रॉस द वर्ल्ड। बात है, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया सर कि यहाँ पर अभी थोड़ा और समय लगने वाला है। सेंटिमेंट जब तक नहीं सुधरेगा तब तक एफआईआईज़ की वापसी तो नहीं दिखेगी।